नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम आपके सामने यूपी पुलिस के लिए हिंदी स्पेशल और लेखपाल के लिए हिंदी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट को लेकर के आए हैं। तो दोस्तों ये पुलिस और लेखपाल को ही नहीं, जहाँ जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों मूल दीर्घ स्वर की बात की जाए तो आपका आ मूल दीर्घ स्वर होता है, ई भी मूल दीर्घ स्वर है, ऊ भी मूल दीर्घ स्वर है, लेकिन दोस्तों ओ की बात करें तो ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी। दोस्तों थोड़ी सी और यहाँ बात कर लेते हैं कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर की सबसे पहले बात करें तो ह्रस्व स्वर, तो दोस्तों ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री, ये चार ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? ये चारों ह्रस्व स्वर होते हैं और इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का दोस्तों? एक मात्रा का समय लगता है। उसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं कि दीर्घ स्वर। तो दोस्तों दीर्घ स्वर क्या होता है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों ये सब दीर्घ स्वर हैं, लेकिन यहाँ एक वर्ड लगा है कि मूल दीर्घ स्वर। तो दोस्तों मूल दीर्घ स्वर में केवल आपका आ, ई और उ आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्यों आता है इससे समझ लेंगे। क्योंकि जो दीर्घ होता है वो आ और आ मिलकर के तब बना है आपका दीर्घ। दोस्तों यहाँ ई और ई मिलकर के बना है दोस्तों आपका ई, और फिर उ प्लस उ मिलकर के बना है दोस्तों उ। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये तीनों के तीनों मूल दीर्घ स्वर हैं। क्या दोस्तों? मूल दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद अगर ए, ऐ, ओ, औ को मिला लिया जाए तो वो कुल दीर्घ स्वर बन जाते हैं। और दोस्तों ये संधि स्वर भी कहलाते हैं। संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? संधि स्वर तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो दोस्तों ये ना संधि स्वर भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जिह्वा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और दोस्तों पश्च स्वर। कौन से? पश्च स्वर। तो दोस्तों जिन स्वर के उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग काम करता है, कौन सा अगला भाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। और जिसके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए कि अग्र स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है और पश्च स्वर कौन सा है, तो दोस्तों इसे भी समझ लेते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो दोस्तों पश्च स्वर, पहले मध्य स्वर में आप इस ह्रस्व आ को लिख देंगे। फिर दोस्तों इसमें दीर्घ आ, उ, ओ और औ को लिख देंगे। अब दोस्तों जो बचा आपके पास वो इसमें लिख दो। क्या बचा? ई और ए, ऐ। ये दोस्तों अग्र स्वर हो गए। ई, ए, ऐ, ये दोनों आपको चारों क्या हो गए दोस्तों? अग्र स्वर हो गए। मध्य स्वर में आपका आ गया और पश्च स्वर में दीर्घ आ, उ, ओ और औ, ये सारे के सारे पश्च स्वर में आ गए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। दोस्तों फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अल्प प्राण होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें खा तो दूसरा वर्ड होता है, ये होगा नहीं, ये दूसरा वर्ड होता है, ये चौथा वर्ड होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गा जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण ध्वनि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, काकल्य। तो दोस्तों काकल्य वर्ड की बात की जाए तो काकल्य या शुद्ध काकल्य वर्ड या शुद्ध कंठ वर्ड कौन सा है दोस्तों? हा होता है। क्या होता है दोस्तों? हा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, रा का विवरण है। तो दोस्तों रा का विवरण क्या है?
तो वर्ष तो दोस्तों सब में लगा है, यहाँ से तो हम पता कर नहीं पाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो रा होता है वो लुंठित होता है, तो दोस्तों लुंठित इसमें यहाँ कहीं है नहीं, तो दोस्तों यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ला कैसा लुंठित होता है, सघोष होता है, अल्प प्राण होता है और एक व्यंजन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, दीर्घ शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों दीर्घ का कैसे होगा, तो हलंत वाला दा आ जाएगा दोस्तों, री आ जाएगा, और फिर दोस्तों हलंत गा आएगा और आ आएगा, तो दोस्तों ये इसका सही वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, जिनकी ध्वनि केवल मुख से ही निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निर्नुनासिक कहते हैं। अगला प्रश्न, महाप्राण वाला वर्ग कौन सा है। दोस्तों महाप्राण कौन कौन से हैं, तो दोस्तों देखते हैं, खा महाप्राण है, छा भी महाप्राण है, और ठा भी, ये पहला ही वर्ग जो है इसमें सभी महाप्राण हैं। तो दोस्तों किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण वर्ण होते हैं। ये दूसरा है, ठीक है दोस्तों, ये चौथा है और ये दूसरा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो दोस्तों अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो दोस्तों स्वर के बाद में आने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। जैसे दोस्तों हम लिखें अंक, तो आ एक स्वर है और दोस्तों इसके बाद क्या आ गया, ये अनुस्वार आ गया। अगर हम लिखें कंकन, तो दोस्तों का, उसके बाद आ आएगा, उसके बाद दोस्तों ये अनुस्वार आएगा। तो दोस्तों स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को क्या कहते हैं, हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। तो दोस्तों ओ औ, ओ कैसे बना है, आ और ऊ से मिलकर के बना है दोस्तों ओ। तो दोस्तों आ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का ओष्ठ, तो ओ का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठोष्ठ। और फिर औ की बात करें तो आ और ओ से मिलकर के बना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा औ, तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए दंत ओष्ठ, तो दोस्तों दंतोष्ठ कौन सा होता है, वो जो होता है वो आपका दंतोष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों, और कंठ तालब की बात की जाए तो ए और ऐ ये कंठ तालब होते हैं, क्योंकि आ और ई मिस से मिलकर के बनते हैं। काश से आ और ई, आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु होता, तो दोस्तों इनका हो जाता है कंठ तालव्य। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, हिंदी की साध्वनि कौन सी है, कैसी है। तो दोस्तों हिंदी की जो साध्वनि है ये तालव्य सा है। ये कौन सा सा है दोस्तों, तालव्य है, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं। और ये दोस्तों दंत सा, ये दंत है और ये मूर्धन्य सा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश की बात की जाए तो हिंदी शब्दकोश अंग से शुरू होता है। पहले अनुस्वार आएगा, फिर विसर्ग आएंगे, उसके बाद आपका स्वर आएंगे आ से लेकर के दोस्तों कहाँ तक, औ तक। फिर दोस्तों का आएगा, का से मिलकर के छा बनता है, तो दोस्तों छा आएगा, फिर खा आएगा, इस तरह से चलता है। तो दोस्तों सबसे पहले सा तो सब में है, तो सा से तो हम कर नहीं पाएंगे। फिर दोस्तों किससे करेंगे, संतान, तो दोस्तों पहले इस ये आएगा या फिर ये आएगा, इसमें तो हट गया ये। अब संतान तो हो गया, संतान के बाद क्या आएगा दोस्तों, सकल, सकल आएगा या सचल आएगा या सक्षम आएगा। तो दोस्तों फिर क्या आ जाएगा, सकल आ जाएगा। सकल, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सकल आ जाएगा। और सकल के बाद फिर का के बाद क्या आता है दोस्तों, छा आता है, फिर सक्षम आ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। यहाँ छा पहले हो गया और छा बाद में हुआ है, तो दोस्तों छा पहले आएगा क्योंकि का के बाद क्या आता है, छा आता है। अगला प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पर जो ला है वो कैसी है, पार्श्विक है। कौन सी है दोस्तों, पार्श्विक है ला। दोस्तों जब ला बोलते हैं तो जो ध्वनि होती है वो पार्श्व भाग से, मतलब जीभ के दोनों भागों से इधर उधर से निकल जाती है, इसलिए जो ला है वो कैसी ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 14 नंबर, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड
कहते हैं। दोस्तों शब्द को भी तोड़ सकते हैं और शब्द को ही पद कहते हैं जब वो वाक्य में प्रयोग होने लगता है, और दोस्तों वाक्य को भी तोड़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ड। अगला प्रश्न, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो दोस्तों दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। अभी आपको बताए थे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, अगर मूल दीर्घ स्वर पूछे जाते तो आप 3 बताते, लेकिन दीर्घ स्वर पूछे तो इसकी सही संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। अगला प्रश्न 16 नंबर, किस शब्द में द्वितीय व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? एक ऐसा व्यंजन जिसका आधा व्यंजन भी लगा हो, जैसे दिल्ली, दिल्ली में आधा ला के साथ ही जुड़ा है। कुत्ता में ता के साथ ही जुड़ा है। धिक्कार में का के साथ ही जुड़ा है। लेकिन दोस्तों संतान में ना जो जुड़ा है वो ता के साथ जुड़ा है। तो यहाँ ये द्वितीय व्यंजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय व्यंजन वे होते हैं जिनमें दोनों वर्ड समान होते हैं और एक वर्ड आधा होता है, एक पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, छ किन वर्णों के योग से बना है? तो दोस्तों छ का और सा के योग से बना है। किससे? का और सा के योग से बना है। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं दिया हो तो दोस्तों का और सा और आ के योग से बनेगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। दोस्तों ये सही होता कब? जब इसमें का में हलंत होता। ये वाला सही हो जाता जब का में हलंत होता, लेकिन का में हलंत नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। दोस्तों यहाँ दोनों हलंत हैं, यहाँ का में हलंत नहीं है, का में हलंत होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, हिंदी की साध्वनि कैसी है? तो दोस्तों हिंदी की साध्वनि कैसी है? तो दोस्तों हिंदी की अगर साध्वनि की बात की जाए तो दोस्तों अघोष की बात करें, अघोष, तो दोस्तों जो तीनों सा होते हैं ना, सा, ये दोस्तों तीनों के तीनों अघोष होते हैं। तो जो सा होगा वो कैसा होगा दोस्तों? अघोष होगा। कैसा होगा? अघोष होगा। तो ये वाला विकल्प कट गया और आपका ये वाला विकल्प कट गया। अब दोस्तों अल्पप्राण और महाप्राण पहचानना है। तो दोस्तों अल्पप्राण और महाप्राण कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों जो सा होता है वो कैसा होता है? महाप्राण होता है। कैसा होता है दोस्तों? महाप्राण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्न में अर्धस्वर कौन सा है? तो दोस्तों या, रा, ला और वा, इन चारों को अर्धस्वर कहते हैं। इनमें भी या और वा को मुख्यतः अर्धस्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों मुख्यतः अर्धस्वर? उसे भी समझ लेंगे। जैसे हम लिखें महिलाएं, तो दोस्तों इसे ऐसे लिखेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे भी लिख देते हैं महिलाएं। तो दोस्तों ये स्वर की जगह भी काम करता है। जो या है वो स्वर की जगह भी काम करता है। इसलिए दोस्तों या और वा को क्या करते हैं दोस्तों? अर्धस्वर माना गया है। अगर ये दोनों में इनमें से और भी दिए हो तो दोस्तों या को मुख्य से वरीयता देंगे। किसे? या को मुख्यतः वरीयता देंगे। जैसे रा दिया तो दोस्तों रा को वरीयता नहीं देंगे। ला और वा तो है ही नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा या। अगला प्रश्न 20 नंबर, ब्राह्म चिन्ह का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ब्राह्म का जो अर्थ होता है वो होता है ठहरना। क्या होता है दोस्तों? ठहरना। तो दोस्तों यहाँ खत्म होते हैं आपके आज के 20 प्रश्न। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें @MLID स्टडी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस चैनल पर, इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी क्लास की PDF मिल जाएंगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।